साथियों नमस्कार। टिकरिया क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां हल करेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? ऑप्शन है ए खरगोश, बी कोयल, सी बटेर, डी गिलहरी। नित्य पुल्लिंग संज्ञा। नित्य पुल्लिंग संज्ञा से मतलब होता है कि वो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जिनका हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है वे नित्य पुल्लिंग शब्द या नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है खरगोश। खरगोश हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसमें अब सर्वनाम का एक प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। उनमें से एक भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें से ऑप्शन बताना है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा हुआ है। ऑप्शन है ए, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। ऑप्शन बी है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। सी, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो। और डी, दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे गौर करें कि अनिश्चयवाचक यानी कि जिसका कुछ निश्चय ना हो, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, मात्रा हो या कोई बात हो जिसका कुछ पता ना चलता हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दाल में कुछ काला है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि यहां पता है कि पुस्तकें हैं। लेकिन यहां पे अगर डी वाले ऑप्शन को देखते हैं हम कि दाल में कुछ काला है, कुछ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नाम धातु क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया नहीं है? तो इसमें देखिए, झुठलाना ये नाम धातु क्रिया है, गलियाना नाम धातु क्रिया है, लतियाना नाम धातु क्रिया है, जबकि सजाना ये मुख्य क्रिया है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतिम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यह अंतिम है। अंतिम में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यहां पर हम देखेंगे अंत शब्द में यदि हम इम जोड़ दें तो ये जो शब्द बनेगा ये अंतिम शब्द बनेगा। अंतिम, ये अंतिम बन जाएगा। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो इम प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय होता क्या है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता हो। जो अंत में शब्दांश जोड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जो शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। इस शब्द का अंतिम शब्द में इम प्रत्यय लगा हुआ है। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक। अब प्रत्यय जो कि अंत में लगता है, तो इस बैठक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अक प्रत्यय लगा हुआ है। बैठक में अक प्रत्यय है। बैठ, बैठ में अक प्रत्यय लगा देने से इसका जो अलग अलग यदि हम करें तो ये पहले बैठ, बैठ में अक प्रत्यय लगा दिया, तो इस प्रकार ये बना बैठक।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्येक उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। प्रारंभ में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ में विकार उत्पन्न कर देते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें यदि हम प्रति उपसर्ग को एक के साथ जोड़ दें तो ये बनेगा प्रत्येक। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो है बी। इसमें प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें कुछ अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, केवल एक ही शब्द शुद्ध है, उस शुद्ध शब्द को हमें नोट करना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें देखेंगे आविष्कार ये गलत है, आविष्कार ये भी गलत है, और इसमें यदि सी को हम देखें तो सी में आविष्कार एकदम से सही लिखा हुआ है, जबकि ये आविष्कार भी गलत है। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। इनमें से भी देखना है कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है ज्वालामुखी, दूसरा लिखा है अष्टोधार्य, तीसरा लिखा है जिज्ञासु, और चौथा लिखा है यथाशक्ति। तो इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है वो बताना है। तो देखिए ज्वालामुखी एकदम शुद्ध है, जिज्ञासु भी शुद्ध है, यथाशक्ति भी शुद्ध है, केवल अष्टोधार्य शुद्ध शब्द नहीं है। अष्टोधार्य में ये वाला सा बनेगा, अष्टोधार्य, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। इसकी वर्तनी हमको सही बतानी है कि वर्तनी कौन सी सही है। एक वर्तनी सही है, बाकी तीन गलत है। इसमें देखते हैं कौन सी सही वर्तनी है। ये पूजनीय गलत है। बी ऑप्शन में पूज्यनीय ये भी गलत है। सी में पूजनीय ये भी गलत है, जबकि डी ऑप्शन में सही पूजनीय शब्द लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद हम करना है कि कौन सा सही विकल्प सही है। तो इसमें देखते हैं उत धन लंघन, ये सही संधि विच्छेद है, बाकी ये तीनों संधि विच्छेद गलत है। अगला प्रश्न है यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथोचित, तो यथा धन उ धन चित ये गलत है, यथा धन उचित ये भी गलत है, यथो धन उचित ये भी गलत है, यथा धन उचित सही है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन में विद्याधनार्थी गलत है। इसके बाद बी ऑप्शन विद्याधन आर्थी ये भी गलत है। सी ऑप्शन विद्याधनार्थी ये सही ऑप्शन है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी और विद्याधन अर्थी ये भी गलत है। संधि की परिभाषा यदि जाने तो जहां पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जहां पर दो वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वहीं पर यदि संधि विच्छेद की बात करें तो दो वर्णों या दो शब्दों के विच्छेद करने को, अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि किसी शब्द को दो भागों में बांटना संधि विच्छेद कहलाता है, और किन्हीं एक शब्द के दो भागों को आपस में मिलाने को संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी विसर्ग संधि होती है। संधियां तीन होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमानार्थक, असमानार्थक का मतलब होता है जो समान अर्थ ना हो, यानी कि जिसका समान अर्थ ना हो। इन ऑप्शनों में तीन शब्द ऐसे हैं
जो किसी ना किसी रूप में समान अर्थ देते हैं, जबकि एक ऐसा विकल्प है, चौथा एक ऐसा विकल्प है इसमें जो असमान, इन तीनों से भिन्न है, असमान अर्थ देता है, वो हमको बताना है। तो देखिए, वीर, निडर और सूर ये किसी ना किसी रूप में समान अर्थ दे रहे हैं, समान अर्थ, जबकि डरपोक असमान अर्थ दे रहा है। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी हमें असमानार्थक शब्द का चयन करना है। तीन किसी ना किसी रूप में समान अर्थ दे रहे हैं, एक इसमें असमान अर्थ देगा। तो यहां पर देखेंगे हम स्वर, आवाज और ध्वनि, ये तीनों किसी ना किसी रूप में समान अर्थ दे रहे हैं, ये समानार्थ है। जबकि जो श्रवण है, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ये भिन्न अर्थ है, ये इन तीनों से अलग अर्थ दे रहा है। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बेमेल कैसा शब्द है। ये जो बेमेल शब्द दिया हुआ है, ये बेमेल शब्द अपने आप में कैसा शब्द है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या इनमें से कोई नहीं। तो बेमेल जो शब्द है वो संकर शब्द है। संकर शब्द क्या कहलाते हैं, यानी कि संकर जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द के होते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, जो दो भाषाओं के मेल से बनते हों, ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है बे और दूसरा शब्द है मेल। बे शब्द जो है वो उर्दू शब्द है और मेल शब्द जो है वो हिंदी शब्द है। अब ये बेमेल दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाया गया है बेमेल, जिसको संकर शब्द कहते हैं। एसएससी जीडी में एक गद्यांश भी आता है, कभी कभी उस गद्यांश में रिक्त स्थान भी दे दिए जाते हैं, उन रिक्त स्थानों को भरना पड़ता है। बीच बीच में गद्यांश के रिक्त स्थान होते हैं, उनमें सही शब्द भरना होता है। और कभी कभी पूरा गद्यांश दे देते हैं और उसके आगे प्रश्न दिए जाते हैं और उसी गद्यांश में से छांट करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर हम एक गद्यांश दे रहे हैं, उस गद्यांश को आप बारीकी से पढ़ेंगे और आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों के सही उत्तर को टिक करना होगा। इस गद्यांश को पढ़ते हैं कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। राजनीतिक पराधीनता की हमारी बेड़ियां जरूर कट गई हैं, किंतु अंग्रेजी की दास्ता के रूप में हमारे मनोजगत में विद्यमान है। ध्यान देने योग्य बात है कि भाषा परिधान मात्र नहीं वरन राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे बहुभाषा भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है, जहां 66 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, किंतु उनकी राष्ट्रभाषा रूसी है। हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं, किंतु उनमें हिंदी को अपनी व्यापकता आरंभिक काल से ही जन विद्रोह और जन संघर्ष की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। केवल संविधान में लिख देने मात्र से यह बात पूरी नहीं हो पाती, जिसे राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा। अन्यथा इस स्वतंत्रता का क्या मूल्य है। विश्व चेतना जगाने से पहले हमें अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जागृत करनी चाहिए। अब इस गद्यांश से संबंधित आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उनके सही विकल्प का चयन करना है। 16वां प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक वह राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, जब तक राष्ट्र पराधीन रहता है, जब तक राष्ट्र में चेतना नहीं आती है, जब तक संस्कृति स्वयं नहीं बोलने लगती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र का गौरव है,
राष्ट्र का व्यक्तित्व है, राष्ट्र का सौंदर्य है, राष्ट्र का आभूषण है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है राष्ट्र का व्यक्तित्व है। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के अतिरिक्त वह कौन सा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं? वो देश है रूस। रूस में हमारे देश के भीतर अनेक भाषाभाषी लोग रहते हैं और कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो रूस में 66 भाषाएं बोली जाती हैं। डी इसका सही उत्तर है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, किस कारण से स्वीकार किया गया है? जन विद्रोह और संघर्ष की भाषा होने के कारण, अपनी व्यापकता के कारण, संस्कृति के गोमुख से निकलने के कारण, या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी कारणों से। यानी कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो जन विद्रोह और संघर्ष के कारण भी राष्ट्रभाषा हुई, अपनी व्यापकता के कारण भी हुई और संस्कृति के गोमुख से निकलने के कारण भी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।